अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शुगर कमीशन तहकीकात कर रहा है और ठीक 14 दिन के बाद कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है और बहुत से किरदार हैं जिनके हवाले से ये तवक्को की जा रही है कि वो कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह होंगे। और सबसे अहम किरदार है उस्मान बुज़दार का, जिन्होंने चीनी पर सब्सिडी की मंजूरी दी। इस हवाले से बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे चीनी की बेनामी कारोबार की। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादों, बेनामी असासों के बाद अब बेनामी चीनी कारोबार भी निकल आया है। चीनी तहकीकात के दौरान पता चला है कि ट्रक ड्राइवरों, गार्ड, जाती मुलाजिमों के नामों पर अरबों रुपए की चीनी की खरीदो फरोख्त हुई है। इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन ने 192 लोगों के शनाख्ती कार्ड्स का डेटा स्टेट बैंक को भिजवा दिया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तहकीकात होगी कि किस किस बैंक में बेनामी अकाउंट्स मौजूद हैं, अकाउंट्स में पैसे कहां से आ रहे हैं, पीछे कौन है, सब तहकीकात होगी। बहरहाल कमीशन की रिपोर्ट सामने आने से पहले ही उस पर एतराज़ात उठ रहे हैं और एतराज़ात खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त जहांगीर तरीन की तरफ से उठाए गए हैं। जहांगीर तरीन ने आज ट्वीट किया कि मेरी मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कुछ नहीं छुपाना। जहांगीर तरीन ने कहा कि 9 शुगर मिल्स के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए क्या मयार इख्तियार किया गया? क्या कमीशन ये समझता है कि सिर्फ 9 शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट करके वो पूरी शुगर इंडस्ट्री की तमाम 80 शुगर मिल्स की मुकम्मल सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लेगा? जहांगीर तरीन के इस एतराज़ का जायज़ा लेते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के आखिर में लिखा है, बिल्कुल आखिर में लिखा है कि वे फॉरवर्ड, यानी आगे क्या करना है। इस हवाले से कमेटी ने लिखा है कि सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हमने दरख्वास्त की कि इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। वफाकी हुकूमत ने 16 मार्च को कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया। कमेटी ने आगे चलकर लिखा कि इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया है और उसकी 9 टीम्स 10 शुगर मिल्स की फॉरेंसिक तहकीकात शुरू कर चुकी हैं। पहली शुगर मिल है अलायंस शुगर मिल्स घोट की, दूसरी शुगर मिल है अल अरेबिया शुगर मिल्स सरगोदा, तीसरी अलमुइज़ 1 शुगर मिल्स DI खान, चौथी अलमुइज़ 2 शुगर मिल्स मियाँ वाली और 5वीं शुगर मिल है हमदा शुगर मिल्स रहीम यार खान। छठी शुगर मिल है हुंजा 1 और 7वीं शुगर मिल है हुंजा 2। बाकी 3 शुगर मिल्स JDW ग्रुप की हैं। आगे इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि महदूद वक्त की वजह से कमीशन ने इन शुगर मिल्स का इंतखाब किया क्योंकि ये कंपनियां चीनी की कुल पैदावार का 26% पैदा करती हैं और ये मुल्क के 3 सूबों में वाक़ हैं। इंक्वायरी कमेटी ने खुद इन 10 शुगर मिल्स का इंतखाब किया है। अब इंक्वायरी कमेटी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जिसने सबसे ज़्यादा सब्सिडी ली उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, यानी जहांगीर तरीन की JW शुगर मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन का 19% एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का 22.7% ले लिया। इन शुगर मिल्स का फॉरेंसिक हो रहा है। इसी तरह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अलमुई शुगर मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन का 46% से ज़ायद एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का 9.79% हासिल कर लिया। इन दोनों शुगर मिल्स का भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। इसी तरह हुंजा शुगर मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन का 73% से ज़ायद एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का तकरीबन 7.1% हिस्सा हासिल कर लिया। इस शुगर मिल्स का भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। मगर अलायंस शुगर मिल्स, जिसने पंजाब हुकूमत से इस साल सब्सिडी ली ही नहीं, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। इसी तरह अल अरेबिया शुगर मिल्स जो सुलेमान शहबाज की है, इस साल उसने भी सब्सिडी नहीं ली, मगर उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। तीसरी कंपनी हमदा शुगर मिल्स है, उसका भी सब्सिडी में कोई किरदार सामने नहीं आया, मगर उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक RYK ग्रुप, जिसकी मिल्कियत मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम उमर शहरियार के पास है, उसके शेयर होल्डर्स में मोनी सलाही और चौधरी मुनीर भी हैं। उस ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के दौर में अपनी पैदावार का 31% एक्सपोर्ट कर दिया, कुल सब्सिडी का 18% से ज़ायद हासिल कर लिया, मगर इस ग्रुप का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा। मखदूम ब्रादरान की एक शुगर मिल जो कि अलायंस शुगर मिल है, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, मगर उस शुगर मिल ने इस साल एक्सपोर्ट पर सब्सिडी नहीं ली। जिन मिल्स ने सब्सिडी ली पंजाब हुकूमत से, उनका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा है। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने खुसरो बख्तियार को क्लीन चिट दे दी और कहा कि शुगर मिल्स में खुसरो बख्तियार का कोई किरदार नहीं है। खुसरो बख्तियार साहब का अपना डायरेक्ट कोई ना ही शेयर है इन मिल्स के अंदर। उनका टोटल ताल्लुक ये है कि उनके एक भाई वो शेयर होल्डर हैं एक बड़े ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। तो खुसरो साहब का अपना कोई नहीं है। वो किसी भी ऐसी कमेटी में जहाँ पे सब्सिडी दी गई या एक्सपोर्ट की बात की गई वो कहीं शामिल नहीं थे। इनके सर, दूसरे वो तो भाई कमीशन बताएगा ना, मिनिस्ट्री ने ये आप बता रहे हैं, लेकिन ये तो कमीशन को फैसला करना मेरे है। भाई ये रिपोर्ट के ये रिपोर्ट में कहाँ लिखा हुआ है? देखिए आप
शहजाद साहब, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो एनेक्सेस लगे हुए हैं उसके अंदर ये मौजूद है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें। ये खुसरो बख्तियार साहब का मौकिफ था, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर का भी मौकिफ था कि वो ईसीसी की मीटिंग में नहीं गए। ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन लेट द कमीशन डिसाइड दिस ना, कि वो थे या नहीं थे, उनके भाई का इन्फ्लुएंस था या नहीं था, इस रिपोर्ट में तो नहीं लिखा हुआ है। जब बात उस्मान बुज़दार की आई तो फिर गुज़िश्ता सालों की भी शरारत बर्बाद करने लगे कि पूरे जो गुज़िश्ता सालों की सब्सिडी है उसका भी हिसाब किताब होगा। इसका दायरा कार जो है वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार तक भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इसमें से रहने दिया जाएगा, चाहे जो भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, उनके खिलाफ भी ये कमीशन इंक्वायरी तहकीकात करेगा। इसका दायरा इख्तियार देखिए, इसमें हर सब्सिडी को भी देखा जाना चाहिए। इसमें पंजाब की इस दफ़ा की सब्सिडी को देखना चाहिए, शायद खाकान अब्बासी की सब्सिडी को देखा जाना चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुराद अली शाह ने जो सब्सिडीज़ दी हैं उनको देखा जाना चाहिए, नवाज शरीफ के दौर में जो सब्सिडी दी गई है उसको देखा जाना चाहिए, और हमारे दौर में भी जो सब्सिडी दी गई है उसको देखा जाना चाहिए, और सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। और लेकिन शहजाद अकबर साहब, अभी आपने कहा कि सब्सिडी तो मसला नहीं है, मसला यह है कि जब सब्सिडी की इजाजत दी, जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो उसकी कीमत बढ़ी। असल मसला तो आप कह रहे हैं कि कीमत का बढ़ना है, शुगर मिल माफिया का पैसा कमाना है। कीमत तो 2010 में भी बढ़ी, कीमत तो 2016 में भी बढ़ी, लेकिन अगर आपका टोटल फोकस उस्मान बुज़दार के ऊपर है तो मेरा फोकस तो इमरान खान साहब की बनाई हुई इंक्वायरी पर है। आप लोग अपने दौर की इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारे दौर में एक्सपोर्ट की इजाजत कैसे दी गई, क्यों दी गई, कीमत कैसे बढ़ी एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद। आप तो इस चीज पे इंक्वायरी कर रहे हैं ना। और उसमें जो फाइंडिंग्स आई वहां से अब जो कमीशन है वो पिछले 4 से 5 सालों की चीजों को देख रहा है, तो उसमें वो हर चीज को देखेगा, हर चीज को प्रोब करेगा, और उसके मुताबिक ही जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जिस इदारे की जो जुरिस्डिक्शन बनती होगी वो उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करेगा। ये बात वाज़ेह हो कि इंक्वायरी कमेटी वज़ीर आज़म ने अपने इस साल की शुगर मिल्स में चीनी की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी पर बनाई थी। अब उस्मान बुज़दार साहब का नाम आ रहा है तो गुज़िश्ता तमाम सालों की बात हो रही है। हालांकि गुज़िश्ता सालों में इस तरह नहीं हुआ कि ईसीसी ने मना किया हो, फिर भी सिर्फ एक सूबे ने सब्सिडी दे दी हो और इंक्वायरी कमेटी इस बात की निशानदेही कर रही हो। मगर अब उस्मान बुज़दार पर उंगलियां उठ रही हैं तो पिछले तमाम अदवार की बात हो रही है। हालांकि वज़ीर आज़म एहतसाब के हवाले से अवाम से क्या वादा कर रहे थे, ये देखिए। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। और फिर जब इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है तो ये सारी बातें हो रही हैं। शुगर मिल्स का इंतखाब क्यों हुआ, ये अब जहांगीर तरीन सवाल उठा रहे हैं और एतराज़ कर रहे हैं कि सिर्फ कुछ शुगर मिल्स का क्यों इंतखाब किया गया है। ये एतराज़ इसलिए भी अहम है क्योंकि माजी में एहतसाब सियासी हालात के मुताबिक होता रहा। सियासी हालात का बदलना एहतसाब से मुंसलिक रहा है, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई से मुंसलिक नहीं रहा है। पनामा लीक्स का मामला सामने आया, 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों का नाम आया, फिर बहामास लीक्स आई, फिर दुबई लीक्स में हज़ारों पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। मगर एहतसाब शरीफ ख़ानदान का हुआ, शरीफ ख़ानदान का एहतसाब होना चाहिए था, मगर बाकियों का भी होना चाहिए था। उनका हो गया और फिर बाप बंद हो गया। उस वक्त कहा गया कि पहले इन सबका होगा, बाकी सबका बाद में होगा, मगर फिर किसी का नहीं हुआ। इसी तरह अब भी जहांगीर तरीन का एहतसाब होना चाहिए, मगर फिर बाकियों का भी होना चाहिए। शुगर कमीशन काम कर रहा है, इस हवाले से कुछ मशकूक बेनामी ट्रांजैक्शंस का भी सुराग लगाया गया है। साथ ही ये पता चला है कि 5 बरस में तकरीबन 29 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की पैदावार हुई, मगर 6 मिलियन मेट्रिक टन चीनी ऐसी है जिसका कागजात में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी चीनी की पैदावार हुई मगर सरकारी दस्तावेजात में जाहिर ना करके टैक्स चोरी की गई और तकरीबन 33 अरब रुपए की टैक्स चोरी हुई है। यानी एक तरफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस की सस्ते गन्ने की चीनी महंगे दामों बेचकर 60 अरब रुपए से जायद का टीका लगाया गया, फिर बरामद पर पंजाब हुकूमत से सब्सिडी ईसीसी के मना करने के बावजूद दे ली गई, और अब ये पता चल रहा है कि 33 अरब रुपए की टैक्स चोरी भी हुई है। क्या ये मामला है? नुमाइंदा खुसूसी जाहिद बिश्कोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। ये इंक्वायरी कमीशन में आपके जराए क्या बता रहे हैं? ये एक नया करप्शन का तरीकाकार निकल के आया? शाहजेब, इस वक्त इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात का जो महवर है वो बेनामी ट्रांजैक्शन है जो मुबैना तौर पर शुगर मिल जिनका अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये कमीशन, उनका ये बताना है कि कुल मिला के तकरीबन 6.5 मिलियन मेट्रिक टन जो कि शुगर आउट ऑफ बुक यानी कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था उनको बेचा गया है, और मजमूई तौर पर इसकी कीमत जो बताई जा रही है वो 362 अरब रुपए है। उसकी ट्रांजैक्शन का फोरेंसिक एनालिसिस ये टीमें, मुख्तलिफ 9 टीमें कर रही
रही हैं, जिसके साथ तकरीबन 70 अहलकार हैं जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं। उसमें एक अहम ख़ास बात यह है कि गुज़श्ता 5 साल का ये फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है और जो हुकाम है उनका ये बताना है कि कम से कम 33 अरब रुपए मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में मुबैना तौर पर शुगर मिल मालिकान ने उसमें डॉज किया है, टैक्सेस को चोरी किया है। यही इसका एनालिसिस हो रहा है। और साथ ही इस वक्त 9 टीमें हैं जो मुख्तलिफ 6 कंपनीज़ हैं, उनकी 10 शुगर मिलें हैं, उनके बार बार वो विज़िट कर रहे हैं, उनका तमाम रिकॉर्ड दे रहे हैं, जो भी बुक्स हैं सेल और परचेज़ की। और उसमें एक अहम बात यह है कि ब्रोकर और मिडलमैन तकरीबन 700 ऐसे किरदार हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है अब तक कमीशन ने, और वो इसके अलावा 30 मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू भी कर चुके हैं। और एक ख़ास बात ये सामने आई है कि मुख्तलिफ शुगर मिल मालिकान जो हैं वो किसी हद तक कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं इन 9 टीमों के साथ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह 6 कंपनीज़ उनकी शुगर मिलें तकरीबन 22 के करीब शुगर मिलें हैं, वो तमाम उनका रिकॉर्ड लेना चाहते हैं। जिस तरह JDW है, उनकी 3 शुगर मिलों का जो फोरेंसिक ऑडिट था वो करना चाह रहे हैं, जो कि लिखा गया है उसके रूल्स में, जबकि मुकम्मल तौर पर इस ग्रुप की 6 मिले हैं और वो चाह रहे हैं कि तमाम एक दूसरे के साथ लिंक हैं। और बिल्कुल इसी तरह से रहीम यार खान जो कि खुसरो बख्तियार का ग्रुप है, उसके पास 4 शुगर मिले हैं, लेकिन उनका 1 मिल का ऑडिट ऑर्डर किया गया है। तो हुकाम का ये बताना है कि मुख्तलिफ ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि एक दूसरे के साथ सारा रिकॉर्ड इनका मिला हुआ है। वो चाहते हैं कि तमाम उसका सर्वर का रिकॉर्ड आ जाए ताकि उसका फोरेंसिक जो है वो उसमें आसानी हो, लेकिन डेटा लेने में उनको दुश्वारी का सामना है। बहुत शुक्रिया आदित्य किशोरी, तफसीलात बता रहे थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद काबीना से किसी को नहीं निकाला गया है, किसी को नहीं निकाला गया, सिर्फ कलमदान तब्दील किए गए। अरबाब शहजाद को काबीना से निकाला गया था, मगर आज शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वो वापस आ रहे हैं। ज़राए ने दावा किया है कि शहजाद अरबाब को जहांगीर तरीन के साथ कुर्बत की वजह से या फिर चीनी स्कैंडल से किसी ताल्लुक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हटाया गया था कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि मुशीर का ओहदा खाली करके बाबर इवान को दिया जाए। कहा जाता है कि शहजाद अरबाब को इसलिए हटाया गया ताकि बाबर इवान को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर का ओहदा दिया जा सके। अरबाब शहजाद को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की हैसियत से वापस लाया जा रहा है। अरबाब शहजाद की वापसी हो गई। खुसरो बख्तियार के हवाले से भी अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उनकी तो बस वजारत बदली गई है, तासुर एक्शन का दे दिया गया है, मगर एक्शन तो कोई लिया ही नहीं गया है। शेख रशीद ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि बस फील्डिंग ही तो बदली। वो फील्डिंग अपनी मर्जी की और उसने अब खेली है, हालांकि निकाला किसी को नहीं है। आप ये देखें ना, निकला तो कोई नहीं है, लेकिन फील्डिंग उसने बदली है। तो कितना आपने 72 घंटे से आपका शमशमा और दबदबा और तनतना और हमहमा और इस तरह आप लगे हुए हैं, जुर्रत इजहार है आपकी कि शायद ऊपर से क़यामत आ गई है। क्या हुआ है जी, क्या हुआ है? आप मुझे बताएं क्या हुआ है? इधर से इधर कर दिया, लेफ्ट इन से बाउंड्री पे किसी को लगा दिया, किसी को स्लिप पे लगा दिया, फील्डिंग चेंज हुई है और आपने मतलब बस फील्डिंग ही चेंज हुई है या कोई एक्शन भी होंगे? एक फूड मिनिस्टर साहब को तो निकाला गया, क्योंकि माजी में भी आदम सवाती साहब को निकाला गया, कहा गया देखें जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वो भी आ गए और कोई तहकीकात भी आगे नहीं बढ़ी, कोई एक्शन भी नहीं हुआ। फैज़ हुसैन चौहान साहब को निकाला गया, फिर कहा गया कि पहली दफ़ा हुआ, वो भी वापस आ गया। आपको लगता है इस दफ़ा कुछ परमानेंट होगा? देखें, असल मसला ये है कि इज़्ज़त से जीना है या वजारत के लिए जीना है। इज़्ज़त से जीना वजारत के लिए जीने से 1000 दर्जे बेहतर है। सिर्फ पंजाब के वज़ीर खुराक के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया। इस हवाले से भी समीउल्लाह चौधरी जो वज़ीर खुराक थे, उनका दावा है कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। इसके अलावा गंदम और चीनी के बहरानों में उस्मान बुज़दार का नाम आ रहा है, मगर उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक उस्मान बुज़दार ने काबीना इजलास से पहले ही चीनी की सब्सिडी का फैसला कर लिया था। आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चीनी की बरामद पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने की इतनी जल्दी थी कि पहले उन्होंने काबीना से इसकी मंजूरी ले ली। वज़रा को तजवीज़ भी पढ़ने नहीं दी गई और बाद में बराह रास्त पुरानी तारीखों में कानूनी ज़ाब्तों की मंजूरी दी गई। खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के लिए यह मामला इतना जल्दबाजी का था कि इस्लामाबाद में ECC के इजलास के 2 दिन बाद और ECC के अहम नकात मौसूल होने का इंतजार किए बगैर ही उन्होंने इस्लामाबाद से मिलने वाली ज़बानी मालूमात के बाद इजलास तलब किया। 3 अरब रुपए की सब्सिडी शुगर इंडस्ट्री को देने का फैसला किया। बाद में सूबाई महकमों के दरमियान मुशावरती अमल का इंतजार किए बगैर और अहम तरीन फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय नजरअंदाज करते हुए उस्मान बुज़दार ने एजेंडा से हटकर सब्सिडी का मामला
काबीना में पेश करके सबको हैरान कर दिया, मगर ऐसा करके उन्होंने उसूलों और तयशुदा तरीक़ाकार की खिलाफवर्जी की। इसलिए उन्हें इस मामले को दुरुस्त करने के लिए अपने इक़दामात की पुरानी तारीखों में मंजूरी देना पड़ी। खबर के मुताबिक ज़राए ने कहा कि यह एक ऐसा केस है जिसमें वजीर आला और वजीर खुराक ने पूरी काबीना पर हमला किया और एक ऐसा फैसला किया जिसके असरात नुमायां हैं। खजाने पर 3 अरब रुपए का बोझ पड़ा। साथ ही कोई दस्तावेज या एदाद शुमार का तहरीरी तौर पर काबीना के अराकीन के साथ तबादला किए बगैर ही रस्मी तौर पर होने वाली बहस की बुनियाद पर फैसला कर दिया, क्योंकि उस्मान बुज़दार काबीना इजलास से पहले ही फैसला कर चुके थे। हालांकि सेक्रेटरी खजाना ने इसकी मुखालफत की थी, काबीना इजलास में भी उन्होंने मुखालफत की। इसलिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर उंगलियां उठ रही हैं और उनका किरदार अहम है। इस हवाले से 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट अहम होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की मईशतों के बारे में अब खबर आ रही है कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया भर की मईशतें एक बहुत बदतरीन रिसेशन का शिकार होने वाली हैं। बदतरीन उनकी कारकर्दगी होगी, मनफी उनका जो शराय तरक्की है वो होगी। पाकिस्तान का क्या होगा, ये सवाल बड़ा अहम है। हुकूमत कोशिशें कर रही है कि जो अवाम है उन पर कम से कम बोझ पड़े। 1250 अरब रुपए का वज़ीर आज़म की तरफ से पैकेज भी अनाउंस किया गया, उस पर काम भी शुरू हो गया है। अब लोग बेरोजगार ना हों, लोगों को नौकरियों से निकाला ना जाए, उसके लिए स्टेट बैंक की तरफ से भी एक अहम स्कीम अब मुतारिफ कराई गई है, जो कि रीफाइनेंस स्कीम है कि आप किसी को नौकरी से मत निकालिए, बल्कि सस्ते दामों पर, सस्ते शरह सूद पर आपको कर्जा दिया जाएगा। अगर आप बाकायदा तौर पर टैक्स पेयर लिस्ट में हैं तो 4%, वरना 5% पर 3 महीने की सैलरी आप ले सकते हैं और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे सकते हैं, बजाय इसके कि उनको नौकरी से फारिग किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर रजा बाकिर, गवर्नर स्टेट बैंक मौजूद हैं, जिनसे इस पर और आगे शरह सूद का क्या होगा उस पर, पाकिस्तान की मईशत का क्या होगा उस पर, इन तमाम चीज़ों पर हम तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले बेरोजगारी ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए स्कीम आपने मुतारिफ कराई है, इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से एक जो बड़ा अहम मसला हमारी मईशत को है वो रोज़गार का है। इस मसले को एड्रेस करने के लिए आज स्टेट बैंक ने जो स्कीम का ऐलान किया है वो एक रोज़गार स्कीम है कि जो बिज़नेस भी अपने वर्कर्स को अगले 3 महीने के लिए उनके रोज़गार को बरकरार रखेगी तो उसको एक सस्ते रेट पे 5% पे ये कर्जा मिलेगा 3 महीने के जो वेज और सैलरी एक्सपेंस है उसके लिए। और अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हैं तो फिर ये 1% की उस पर डिस्काउंट होगा, 4% पे मैक्सिमम मिलेगा। इस स्कीम के 1-2 और पहलू मैं आपको वाज़े करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो छोटी बिजनेसेस हैं उनके लिए इसमें ज़्यादा इंसेंटिव है। वो इस तरह कि अगर आपकी सेल 20 करोड़ से, अगर आपकी वेज का ख़र्चा 3 महीने का 20 करोड़ से कम हो तो आपका सारा जो ख़र्चा है वो इस स्कीम के तहत अवेल हो सकता है। और अगर आपके 3 महीने का वेज का ख़र्चा 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो फिर आधा हो सकता है, और अगर इन दोनों के दरमियान हो तो 75% इसकी फ़ाइनेंसिंग आपको मिल सकती है। दूसरा ये है कि ये स्कीम बैंक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी, और अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं और आप अपने बैंक को अप्रोच करते हैं स्कीम के लिए तो हमें बैंक से वीकली इसकी रिपोर्टें मिलेंगी कि उनके पास कितनी एप्लीकेशंस आई, और अगर किसी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो उसकी भी वो हमें रिपोर्टिंग करेंगे। ये 3 महीने के लिए है। इसके एक्सपीरियंस के बाद हम आगे देखेंगे अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी हो या अगर इसको एक्सटेंड करना हो तो उसको करने के लिए भी हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मईशत के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं। 3 हफ्ते में $2 अरब से गिर गए हैं पाकिस्तान के शरह मुबादला के जो ज़खायर हैं। $1 अरब के टी बिल्स अगर और आउटफ्लो हो जाता है तो हम $10 अरब से भी नीचे आ जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे काम करने थे, उन्होंने यूरो बॉन्ड्स का कहा था, नहीं किया। पांडा बॉन्ड्स का कहा था, नहीं किया। निजकारी करनी थी, नहीं की। तो आपके पास रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर एक्सटर्नल फ्रंट पर यह सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान कैसे एक बेहतर सूरत हाल नजर आएगी? मैं आप सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रिज़र्व्स कम हुए हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये वबा 1 साल पहले आई होती तो हमारे रिज़र्व्स तो पहले इससे भी ज़्यादा कम थे। कहने की मुराद ये है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान इकॉनमी के इस वबा के फैलने से पहले वो स्ट्रेंथन हो रहे थे। क्योंकि वो स्ट्रेंथन हो रहे थे इसीलिए सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, एक्सचेंज रेट नीचे आ रहा था और इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा था। वो जो फंडामेंटल्स हैं अभी तक इंटैक्ट हैं। हमारे जो रिज़र्व्स कम हुए हैं उसमें कुछ वजूहात ये हैं कि जो हमारी कमर्शियल बोरोइंग थी उनकी रीपेमेंट्स आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो महंगी कमर्शियल रीपेमेंट्स आ रही हैं उसकी जगह
हम एक सस्ते रेट पे कर्ज़ा लें। इसीलिए जैसे आपको इल्म होगा IMF के साथ हमने नेगोशिएट किया और उनसे 1.4 बिलियन डॉलर्स RFI स्कीम के तहत हमने सिक्योर किए हैं और IMF ने अनाउंस भी कर दिया है कि 16 अप्रैल को उसकी बोर्ड की मीटिंग होगी इस स्कीम के लिए। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक और ADB से भी हम सस्ते कर्जे ले रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है एक ऐसा वक्त है कि सारी इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल निकल रहा है। पाकिस्तान के रिजर्व्स कुछ कम हुए हैं लेकिन और मुल्कों के भी कम हुए हैं और मुल्कों में भी एक्सचेंज रेट ऊपर गया है, हमारा भी ऊपर गया है। इसलिए मैं आपके और आपके नाजरीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें। हर मुल्क के साथ ही अभी दिक्कत आ रही है लेकिन इस मुल्क की जो इकनॉमिक टीम है वो ताउन के साथ हर मसले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सर मगर ज़ाहिर हमारे मुआशी मामलात और ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है पिछले कुछ सालों से। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो पैसे हैं वो अरेंज हो रहे हैं, 1.4 अरब डॉलर्स की खबर आ गई IMF से। अब आपकी स्टेट बैंक के ही मुताबिक 4.5 अरब डॉलर्स तो इस क्वार्टर में पाकिस्तान को कर्ज़ों की मद में अदा करने हैं। ये पैसे अरेंज हो जाएंगे और हमारे जो ज़खायर हैं वो नहीं गिर रहे होंगे? जी शाहज़ेब, इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा और आगे भी जो हमारी रीपेमेंट्स आ रही हैं उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा। इसका एक जो आसान आंसर मैं आपको ये देना चाहता हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे सारे रिफॉर्म्स को, जो हमारा स्टिमुलस पैकेज है और जो हमारे स्टेट बैंक के भी जो मेजर्स हैं, इन सब को सपोर्ट कर रही है। और हमारी बायलैटरल लेंडिंग सोर्सेज और हमारी मल्टीलैटरल लेंडिंग सोर्सेज, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज अभी हैं कि आगे जो हमारी नीड्स हैं उनको हम पूरी तरह से उनको हम डील कर लेंगे। हम 2 फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल, जिसमें ये जो आपने सारी बातें कही कि हमारी पेमेंट्स और रिजर्व्स, करंट अकाउंट और इस किस्म की। दूसरा लेकिन डोमेस्टिक, और मैं डोमेस्टिक पे दोबारा इसलिए आना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक अभी हमारे लिए सबसे अहम है। ये एक रोज़गार की स्कीम जो थी जिसका मैंने जिक्र किया पहले आपके प्रोग्राम के शुरू में। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता था कि जिन लोगों ने कर्ज़े लिए हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है और हमने स्कीम 1 हफ़्ते पहले जो अनाउंस की थी जिसके तहत जिसका भी कर्ज़ा है उसको 1 साल की प्रिंसिपल पे एक्सटेंशन मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके नाजरीन को कि 1 हफ़्ते में तकरीबन 70,000 ऐसे बोरोवर्स बैंकों के पास आए हैं जिन्होंने अपनी लोन्स को 1 साल के लिए एक्सटेंड करवाया है। इसमें तकरीबन 5 अरब रुपए 1 हफ़्ते में ही एक्सटेंड हो गए हैं और ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जो छोटे कर्ज़े वाले हैं। कहने की मुराद ये है कि इकनॉमिक टीम दोनों फ्रंट्स पे काम कर रही है, एक्सटर्नल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक अभी एक बहुत अहम एरिया है और इसमें जो रोज़गार है वो एक बहुत अहम मसला है। इसीलिए आज की जो स्टेट बैंक की जो स्कीम है वो इस रोज़गार पे काम करने के लिए वो उसका सबसे बुनियादी उसका मकसद है। मगर डॉक्टर साहब, एक्सटर्नल फ्रंट पर भी और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी आपकी एक पॉलिसी है जिस पर तनकीद होती रही और वो है हॉट मनी, जिसकी वजह से आपने शरह सूद ऊपर रखी और मईशत को नुकसान हुआ। अब और नज़र आ रहा है कि फ़ौरन ही वो हॉट मनी निकलना शुरू हो गया है। 2.5 अरब डॉलर चले गए हैं, 1 अरब डॉलर मुश्किल से बचा है। हमारे जो ज़खायर हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। आप अब मानते हैं कि शॉर्ट टर्म आपकी अप्रोच थी जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए आपने रुपए को मुस्तहकम भी कर लिया, अब रुपया भी तारीख की कम तरीन सतह पर 167 से भी नीचे चला गया, हॉट मनी भी निकल रहा है, ज़खायर भी कम हो गए हैं। लेकिन ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज जो पाकिस्तान में आए थे वो इसलिए आए थे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ये देख रहे थे कि पाकिस्तान एक अच्छी डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। अब हमारी एक स्कीम है SCRA साकरा जिसे हम कहते हैं, इसी स्कीम के तहत पहले भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहे हैं। अब जब उन्होंने देखा कि हमारे रिफॉर्म्स अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो वो अब इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप नहीं कर सकते, आप हमारे ट्रेजरी बिल्स और आप हमारे बॉन्ड्स ना ख़रीदें। ये हमारा एक ओपन एक फ्रेमवर्क है, बहुत सालों से ऐसा ही है और उसी के तहत ये पैसे आए थे। इसमें लोग ये एक उनका मिस इम्प्रेशन है और गलत इम्प्रेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स का इससे ताल्लुक़ था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए इस वजह से कि ये आएँ। उसका जवाब ये है शाहज़ेब कि इंटरेस्ट रेट्स हमारी तारीख़ में इससे भी ज़्यादा थे, जो हमारा पीक था 13.25% का, और उस वक़्त कोई हॉट मनी हमारे मुल्क में नहीं आई थी। इंटरेस्ट रेट्स का सबसे बुनियादी जो सेट करने का है वो एक ये है कि हमारी इन्फ्लेशन कैसे आगे चल रही है और दूसरा हमारी एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ। और आज का जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हमारे लिए है वो है एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो हॉट मनी अगर ज़्यादातर निकल गई है तो
वो तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की चॉइस होती है, लेकिन हमारी जो सोर्सेज हैं आगे वो इतनी हैं कि सारे जो अगर हम पे कोई पोटेंशियल आउटफ्लोज होते हैं उनसे हम डील कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट की आपने बात की, तो मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो तकरीबन 7% एक्सचेंज रेट गिरा है, आप और मुल्कों को देखें, मैक्सिको को देखें, ब्राज़ील को देखें, इसमें 19% 20% एक्सचेंज रेट गिरे हैं। तो मैं आपसे आपके नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें। ये पाकिस्तान ये सिर्फ अकलौता मुल्क नहीं है जिसमें इस वबा की वजह से एक इकॉनमी पे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। मगर इसलिए अलग है कि पाकिस्तान की करेंसी पिछले 2 सालों में पहले ही बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, तो उसमें जो गिरावट है वो ज़्यादा मायने रखती है। दूसरी जो इकोनॉमीज़ है उनकी करेंसी बिल्कुल गिरी है इन सारे के सारे हालात में। और दूसरा, आपने ये कहा कि पाकिस्तान इकलौता मुल्क नहीं है, दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये भी आपने ठीक कहा कि माजी में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं मगर इस तरीके से हॉट मनी नहीं आया, ये भी दुरुस्त कह रहे हैं आप। मगर यह ज़रूर फ़र्क है कि आपने खुद ने जो रोड शोज़ हुए थे पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए, आपने इसको सेलिंग पॉइंट के तौर पर खुद पिच किया कि पाकिस्तान में आकर आप हॉट मनी में, फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करें। इसलिए पाकिस्तान में हॉट मनी इस दफ़ा ज़्यादा आया। आपने बाय पॉलिसी पिच किया इसको। शाहज़ेब, हमने जब भी पाकिस्तान को पिच किया है तो इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पिच किया है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1 साल पहले हमारे हालात बहुत ख़राब थे, और अगर ये वबा पहले आई होती तो आज हमारी इकॉनमी की जो हालत होती तो वो इससे भी ज़्यादा ख़राब होती। जब हमने रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किए जून में, तो वो एक सारा पैकेज था जिसमें स्टेट बैंक की साइड से कुछ चीज़ें थीं और फिस्कल पॉलिसी की साइड से कुछ चीज़ें थीं। तो रोड शोज़ में हमारा पैगाम सारे इन्वेस्टर्स को यही था कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो रोशन है, हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अब इसी के तहत अगर लोग पाकिस्तान को देखते हैं कि ये एक अच्छी क्रेडिट रिस्क है और इसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक उनकी चॉइस है। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँगा शाहज़ेब कि हमें ये देखना है कि आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आगे जो चैलेंजेस है उसमें हॉट मनी एक इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा निकलना था वो निकल गया। ये पहले एक तेज़ रफ्तार से निकल रहा था, अब ये आहिस्ता रफ्तार से निकल रहा है। लेकिन मैं आपको दोबारा कहूँगा कि इससे ज़्यादा अहम चैलेंजेस हमारे डोमेस्टिक, हमारे लोगों के हैं। हमने रोज़गार को कैसे बरकरार रखना है, और हमने जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनमें चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी सपोर्ट कैसे करनी है। तो इसमें स्टेट बैंक ने ये जो इक़दामात लिए हैं जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि और भी अगर कोई इक़दामात लेने हों तो वो भी स्टेट बैंक लेने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, अगर ज़ाहिर है ये जो आपके इक़दामात हैं डोमेस्टिक भी, उसको भी इसी पॉलिसी से जोड़ा जा रहा था कि आप 17 मार्च को आपने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की। उसमें आपने जो शरह सूद है वो सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट से कम की। हालांकि आपको नज़र आ रहा था और आपने लिखा है उसमें पॉलिसी स्टेटमेंट में कि इंटरेस्ट रेट्स आने वाले दिनों में कम होंगे, मगर आपने फिर भी बहुत कम किए। और उसकी वजह यही बताई गई कि आपका कंसर्न है कि हॉट मनी निकलना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से करेंसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। मगर उसके 1 हफ्ते बाद ही आपने फिर 150 बेसिस पॉइंट्स को इंटरेस्ट रेट दोबारा कम किए। तो आप 1 हफ्ता पहले सही इवेल्युएट नहीं कर पाए सिचुएशन को, या 1 हफ्ते बाद आपको हुकूमत ने दबाव डालकर इंटरेस्ट रेट्स को कम कराया? देखिए शाहज़ेब, जो हमने 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ की मीटिंग्स की वो इसलिए की कि उस वक़्त हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे थे। जब पहली हमने मीटिंग की थी तब हमारे नंबर ऑफ़ कोरोना वायरस केसेस 100-200 थे, और उस 1 हफ़्ते के दौरान ये बड़ी रफ्तार से बढ़े, तकरीबन 1000 तक ये पहुँच रहे थे। दूसरा, उसी हफ़्ते के दौरान इंटरनेशनल न्यूज़ ये आई कि जो वर्ल्ड इकनॉमिक ग्रोथ है उसके जो एस्टिमेट्स हैं वो और भी कम होंगे जो लोगों ने पहले एस्टिमेट किया हुआ था, और भी काफ़ी सारे मुल्कों ने उसी हफ्ते के दौरान इंटरेस्ट रेट्स को और भी कम किया। और हम ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि अगर इंफॉर्मेशन और अनसर्टनिटी और नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ी से आएगी तो हम भी तेज़ी से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमने अब ये क्यूमुलेटिव जो 225 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं, ये दुनिया में 2nd लार्जेस्ट रेट कट है जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त है कि मिस्र के बाद ये सबसे बड़ा कट है। मिस्र ने 300 बेसिस पॉइंट्स कम किए 1 हफ्ते के अंदर, आपने फिर इसको दोबारा कट किया 150 बेसिस पॉइंट से। अब इंडस्ट्री दोबारा डिमांड कर रही है, वो कह रही है जी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स को और कम होना चाहिए।
17 मार्च की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें आपने लिखा हुआ है, और ये भी आप पर तनकीद हो रही है कि आप हमेशा कहते आए थे कि भाई आने वाले दिनों की जो महंगाई है उसको देखकर मैं शरह सूद रख रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में मैं महंगाई को कंट्रोल कर सकूं। मगर 17 मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आपने लिखा कि आपको मीडियम टर्म में नजर आ रहा है 5 से 7% महंगाई होगी और वो आपकी तवक्कात से जल्दी हो जाएगी, मगर उसके बावजूद आपने शरह सूद में जो कमी है उसमें बहुत ज़्यादा कम कमी की। अब आपको क्या नज़र आ रहा है आगे जाके? देखें शाज़े, पहले तो ये मैं वजाहत कर दूं कि इंटरेस्ट रेट्स का फ़ैसला जो है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है जिसके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, तो ये एक साथ मिल के फ़ैसला करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने जैसा कि कहा कि जो आगे जो इन्फ्लेशन है उसको देख के ही हम ये फ़ैसले करते हैं। इसी तरह ये फ़ैसले भी किए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब कोरोना वायरस का इकॉनमी पे इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन भी कम होगी, और जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत कम हुआ है, और आज का जो SPI का नंबर है वो भी यही दिखा रहा है कि आगे जो अफरात ज़र है उसके कम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जो और इंफॉर्मेशन आ रही है बड़ी तेज़ी से वो ये आ रही है कि इकनॉमिक एक्टिविटी की पेस किस रफ्तार से स्लो डाउन हो रही है, और उस पर भी हम ज़्यादा वेट दे रहे हैं। आगे अगर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर आप देखें तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास इंफॉर्मेशन आएगी इकॉनमी के लिहाज से, तो आगे भी अगर और एक्शन लेने हों तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। ये हमने अपनी हर स्टेटमेंट में भी कहा है। तो ये अहम बात है, आप कह रहे हैं कि आगे भी एक्शन लिए जा सकते हैं और इन्फ्लेशन आप खुद आने वाले दिनों में कम देख रहे हैं। साथ ही बताइएगा, आपने बार बार कहा कि जो मुआशी टीम है हुकूमत की वो मिलकर काम कर रही है। शहबाज राना साहब की 8 अप्रैल की स्टोरी है जिसमें मिलकर काम करने का तासुर नहीं मिल रहा। वो ये तासुर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि आपके अख्तियारात कम हों, क्लिप किए जाएं। आप चाहते हैं, स्टेट बैंक चाहता है कि ज़ाहिर आपकी ऑटोनॉमी और ज़्यादा बढ़े, आपके अख्तियारात और आज़ादी और ज़्यादा उसमें इजाफा हो। देखिए शाज़ेब, जो इसमें सबसे अहम बात है वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान की इकनॉमिक टीम हमारे फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख साहब लीड कर रहे हैं, और सारे हम उनके साथ मिल के जो भी इक़दामात लेने हैं इस वबा के मुआशी इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये जो आप सवालात कर रहे हैं कि रिलेशंस के, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि ये वो वक्त नहीं है कि हम ऐसी बातों में पड़ें। ये वो वक्त है कि हम सारे यूनिटी और इत्तेहाद के साथ आगे चलें और आगे जो हमें मसाइल जो आ सकते हैं उनका सामना करें। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि सारी जो इकनॉमिक टीम है पूरे ताउन के साथ ही इन एरियाज़ पे फोकस कर रही है और काम कर रही है। डॉक्टर साहब, ये बात आपने ज़ाहिर है बिल्कुल दुरुस्त की कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम ऐसी बातों में पड़ें, तो कैटेगोरिकली आप डिनाई कर दें कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये स्टोरी ठीक नहीं है, तो कोई ऐसी बातों में नहीं पड़ेगा। देखें, अभी आपके नाजरीन को स्टेट बैंक एक्ट से ज़्यादा मेरा ख़्याल है इस चीज़ पे फ़िक्र होगी कि रोज़गार आगे क्या बनेगा, आगे महंगाई की हालत क्या होगी। मैं इसीलिए आपसे ये पॉइंट मैं आपको कह रहा था कि अभी बड़े अहम आगे हमारे लिए मसाइल हैं, और हमें ये चाहिए कि हम देखें कि उनको सबसे मुकम्मल तौर पे कैसे काबू करना है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो हैं इन इश्यूज़ को डिस्कस करने का आगे वक्त आएगा, लेकिन आपके नाजरीन को ये इल्म होना चाहिए कि हम जो हैं सो सारी इकनॉमिक टीम जो है एक बड़ी अच्छी तरह इन सारे इश्यूज़ को टैकल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम बात यह है, और ज़ाहिर अब ये एक बड़ी मुश्किल आपके लिए सूरत हाल है, इसका क्या हल है ये ज़रा बताइएगा। क्या बैलेंसिंग एक्ट है आपके लिए कि अगर आप शरह सूद कम होती है, कम करते हैं, तो हुकूमत को ज़ाहिर स्पेस मिलता है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होती हैं, उसे स्पेस मिलता है मज़ीद ख़र्चा करने का, मगर दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि टैक्स रेवेन्यू का एक मैसिव शॉर्टफॉल है। ज़ाहिर उसमें स्टेट बैंक का कसूर नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर हुकूमत पैकेज अनाउंस करती है, 1250 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, तो फिस्कल डेफिसिट ख्याल किया जा रहा है कि 9% से भी तजावुज़ कर जाएगा। पिछले साल भी तकरीबन 8.9% था। 2 साल लगातार अगर 9% हो तो ये तो बुराई की जड़ नज़र आती है फिस्कल डेफिसिट मईशत के तमाम प्रॉब्लम्स में। तो ये बैलेंसिंग एक्ट क्या है? क्योंकि इतने सारे फिस्कल डेफिसिट के साथ अगर हुकूमत आप तो प्रिंट कर नहीं सकते, मार्केट में बोरो करने जाएगी तो उससे शरह सूद फिर कम कैसे होगी? वो शरह सूद को ऊपर पुश करेगी ये बात, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पैसों की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी।
बाहर से पैसे आएंगे, कहां से आएंगे? क्योंकि डोमेस्टिकली तो नहीं नजर आ रहा कि आपके पास स्पेस है हुकूमत के डेफिसिट फाइनेंस करने की। जी शाहजेब, तो देखें, इस वबा से पहले जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो कम हो रहा था, इस पे सारे लोग इत्तेफाक करते हैं। और हमारा जो एक्सटर्नल डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी कम हो रहा था। अब ये एक टेम्पररी शॉक है और इस टेम्पररी शॉक को एड्रेस करने के लिए मुनासिब पॉलिसी ही ये है कि एक स्टिमुलस दिया जाए। इस आपका सवाल ये है कि ये स्टिमुलस आया फाइनेंस हो सकेगा कि नहीं, और इसका जवाब ये है कि इसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास काफ़ी वसाइल हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि बैंक्स आप जानते हैं उनके पास लिक्विडिटी जो है काफ़ी है कि अगर और गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है तो उसको सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो भी हमें और लेंडिंग दे रहे हैं। IMF 1.4 अभी दे रही है, ADB और वर्ल्ड बैंक भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में देंगे। तो इस सारी फाइनेंसिंग को जब आप ऐड अप करते हैं और हमारी डोमेस्टिक रिसोर्सेज को आप देखते हैं तो हमारे पास इसको फाइनेंस करने के लिए रिसोर्सेज हैं, और इसी को देखते ही ये पैकेज बनाया गया है। और इस पैकेज का हमें सपोर्ट भी है इंटरनेशनल एजेंसी से। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि आपकी जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें आपने अनाउंस किया 100 अरब रुपए की फैसिलिटी 7% पर। इंडस्ट्री ने कहा कि पहले जो हमारी इंडस्ट्री है उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, नई यूनिट कैसे लगेंगे? अगर आपको खुद नज़र आ रहा है कि यहाँ से मईशत अब ठीक सिमत में जाएगी जैसे ये क्राइसिस ओवर होता है, तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं अगर उनमें एक्सपेंशन करते हैं तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी होगी अगर कोई अप्लाई करे, या सिर्फ नया यूनिट ही आप लगाएंगे तभी मिलेगा? जी शाहजेब, ये हमें काफ़ी क्वार्टर से फीडबैक आई है कि जो हमने फैसिलिटी अनाउंस की थी टर्फ नए प्रोजेक्ट से लिए, उसको BMR के लिए भी खोल दें। इस पे हम गौर कर रहे हैं। इसमें एक दो और पहलू भी हैं जिनको कंसिडर करना है, तो इसको कंसिडर करने के बाद इस पे भी अगर हमने कोई चेंज करनी हुई तो हम ले आएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा आपके नाजरीन को कि ये एक मुश्किल वक्त है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लिए ही एक मुश्किल वक्त है। हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना कि इस वबा के आने से पहले हमारे जो फंडामेंटल्स थे वो बेहतर हो रहे थे, और उनके बेहतर होने की वजह से ही हमारी मार्केट्स इम्प्रूव कर रही थी। उन फंडामेंटल्स को इस वबा की आने की वजह से कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे ही इस वबा पे हम काबू पाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो इकॉनमी है उसी तरह दोबारा बेहतर होनी शुरू हो जाएगी जैसे पहले हो रही थी। बहुत शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकिर हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल्स थे वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। मुआशी बेहतरी या इस्तेहकाम जो आ रहा था वो अपनी जगह पर बरकरार है। ये क्राइसिस जैसे ही पूरा होगा पाकिस्तान वापस मईशत की बेहतरी की तरफ हमें सूरत हाल नज़र आएगी। साथ ही इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि स्टेट बैंक इस बात के लिए देख सकता है कि अगर जो महंगाई है और जो मईशत के हालात हैं उनमें अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की गुंजाइश होगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरें तफसील से बात करेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। कोरोना के मरीजों का पता चलाने के लिए टेस्ट की सलाहियत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और किया भी जा रहा है, मगर पाकिस्तान में सिर्फ अभी तक दावा ही किया जा रहा है। तो सूरत हाल उसके बरक्स है। असल में टेस्ट की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है, जिसकी वजह से केसेस सामने आने की शरह भी मुसलसल कम हो रही है। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 4695 है। 66 की अमवात हो चुकी है, जबकि अब तक 54,706 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से गुज़िश्ता 24 घंटे में सिर्फ 2478 टेस्ट हुए। 284 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज किए गए टेस्ट 2737 थे। 8 अप्रैल को 3076, 7 अप्रैल को 3088 टेस्ट किए गए, यानी हर गुजरते दिन के साथ टेस्ट करने की तादाद में कमी आ रही है। वफाकी हुकूमत उल्टा दावा कर रही है कि हम उसकी जो सलाहियत है टेस्ट करने की उसे मुसलसल बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में पहले कहा गया 25-22 लाख तक लोग हलाक हो सकते हैं, 15 से 22 लाख, फिर कहा गया 1 लाख से 2,40,000। अब कहा जा रहा है कि काबू पा लिया गया है, महज 60,000 लोग इससे मारे जाएंगे। अमेरिका से ही पाकिस्तानी निजात डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। अब माहिर अमराज इन्फेक्शन है, कोरोना के मरीजों का वहाँ इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये कैसे 60,000 तक बात आई है कम होते होते, क्या वजह है? लॉकडाउन या कोई और वजूहात हैं? शाहजेब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे
क्रिकेट के मैच में आप देखते हैं कि अभी रिक्वायर्ड रन रेट 8 था, अब रिक्वायर्ड रन रेट 6 है, अब 4 है। डिपेंड्स कि आप बैटिंग कैसी कर रहे हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट ज़रूर है कि लॉकडाउन है, बहुत सारी अलाइनमेंट है गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स की और लोगों की, बहुत ज़्यादा इसमें हमें मदद शामिल है। तो पहला तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। लेकिन ये बात सच है कि हमें वायरस के बारे में मुकम्मल अभी पता नहीं है। कितने लोग इम्यून हो रहे हैं, कितने लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है जिसका हमें पता नहीं है, और हमारी लोकल कम्युनिटी की और क्या फैक्टर्स हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जान भी नहीं पा रहे हम। बतौर डॉक्टर भी अब आपको समझ में आ गए हैं जब मरीज आते हैं, क्योंकि पहले तरह तरह के सिम्टम्स थे, कभी सूखी खांसी, कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी आंखों में तकलीफ, फिर कहा गया सूंघने की सलाहियत चली जाती है, ज़बान पे जायका चला जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि इस किस्म की नोयत होती है तो ये मरीज को कोरोना है। मुझे बहुत हैरत होती है जब कोई डॉक्टर बड़े वसूख से 100% होके कोई बात कह देता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं शाहजेब, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आजिज़ी सिखाता है, आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है। क्योंकि हम देखते हैं, मुझे हज़ारों मरीज़ मैंने अपने ज़िंदगी में देखे हैं और आज भी मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो आपके सवाल का शॉर्ट आंसर तो यही है कि हम इसके बारे में पूरा नहीं जानते। आज से पिछले साल तक हमने एक मरीज़ भी नहीं देखा था, अब हमने 15, 20, 25, 30 मरीज़ देखे होंगे किसी एक डॉक्टर ने। दैट्स नॉट इनफ। आपको हज़ारों मरीज़ देखने पड़ते हैं इससे पहले कि आपको एक बहुत अच्छी पल्स पता चल जाए। तो ठीक है, हम बहुत बेहतर जानते हैं, मेरा ख्याल है हम बेहतर समझ रहे हैं जहां हम आज से पहले थे। लेकिन ये कहना कि हम मुकम्मल समझ गए हैं और हमें पूरा पता चल गया है, ऐसी बात नहीं है। और सब में भी बताइएगा, जो पाकिस्तान को देखते हुए, अमेरिका में आप देख रहे हैं ट्रेजेक्ट्री क्या है, दुनिया में देख रहे हैं, वहाँ मरीजों का आप इलाज कर रहे हैं, पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है या अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टेस्ट बड़े कम हुए हैं, तादाद बहुत कम आई है। आप क्या कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहस हो रही है लॉकडाउन खत्म करने की ना करने की। जी, मुझे बुरा लगता है कि मैं बार बार एक ब्रोकन रैकेट की तरह वही बात करता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक हम बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करेंगे हम अपनी ट्रेजेक्ट्री डिफाइन नहीं कर सकते। शाहजेब, अगर आपकी गाड़ी के अंदर वो जो एक लाइन है, वो जो गेज है फ्यूल की, जो बताती है कि कितना फ्यूल रह गया है आपकी गाड़ी में, अगर वो गेज ना हो तो आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? आप कैसे किसी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे जाएंगे? आपको तो पता नहीं है कब पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूं कि हमारी जिंदगी हर जगह डेटा के साथ जुड़ी है, और इतना बड़ा एक पैंडेमिक जो सदियों के बाद आया है, उसके अंदर डेटा के बगैर फैसले करने बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। मुसलसल ज़्यादा टेस्ट करने पर वो जोर देते रहे हैं, अमेरिका में हो भी रहे हैं जहाँ वो इलाज कर रहे हैं, पाकिस्तान में टेस्ट कम हो रहे हैं, हुकूमत दावा कुछ और करती है। वफाकी सूबाई हुकूमत में इस वक्त इस मामले पर डिफरेंसेस नज़र आते हैं, और वो यही कह रहे हैं कि आप उसी वक्त फैसला कर पाएंगे जब आपके पास डेटा होगा। डेटा उसी वक्त होगा जब आप टेस्ट ज़्यादा करेंगे। इजाज़त।